नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। प्रधानमंत्री ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के शासी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने संयुक्त गतिविधियों के लिए कार्य योजना अपनाई। I4C की 4 प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया गया। रिस्पॉन्सिबल AI इन मिलिट्री डोमेन REAIM शिखर सम्मेलन ने ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन जारी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज 2022-23 रिपोर्ट जारी की। हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI के 5 वर्ष पूरे हुए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के शासी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत में अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन मुख्य घोषणाओं पर। बैठक के दौरान पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च PAIR पेयर की शुरुआत की गई। इसके तहत अनुसंधान के क्षेत्र में शुरुआती स्तर पर काम कर रहे विश्वविद्यालयों को देश के प्रमुख और स्थापित संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा। यह मॉडल हब एंड स्पोक की तर्ज पर काम करेगा, जिससे शिक्षा और अनुसंधान के बीच एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो सकेगा। इसके साथ ही मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज MAHA की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत देश के लिए महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समाधान केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में शामिल है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी, एडवांस मटेरियल और सोलर सेल और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी। इन सभी क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान के जरिए भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। एक और प्रमुख पहल के तहत ANRF उत्कृष्टता केंद्र ACE स्थापित किया जाएगा। इसे एक विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के बारे में। इसे 2023 में ANRF अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और इसमें पूर्ववर्ती विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का विलय किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ANRF भारत को एक ज्ञान संचालित समाज में तब्दील करने के उद्देश्य से काम कर रहा है, ताकि हम वैश्विक स्तर पर अनुसंधान में अग्रणी बन सकें। ANRF को 2023 से 2028 की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 14,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से प्राप्त होंगे और 36,000 करोड़ रुपए निजी स्रोतों से जुटाए जाएंगे। ये वित्तीय सहायता हमारे अनुसंधान पारितंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ANRF का प्रशासनिक विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा संचालित होगा। इसके शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, जबकि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा शिक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होगा, जो इसकी गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसके अलावा भारत में अनुसंधान के क्षेत्र में कई चुनौतियां सामने हैं, जिनका समाधान ANRF द्वारा किया जाएगा। पहली समस्या यह है कि केवल कुछ ही उच्च शिक्षा संस्थान अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न हैं। अधिकांश वैज्ञानिक अनुसंधान देश के कुछ विशिष्ट संस्थानों जैसे IISc, TIFR, IITs में केंद्रित हैं, जबकि अन्य देशों में विश्वविद्यालय अनुसंधान के प्रमुख केंद्र होते हैं। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनुसंधान एवं विकास से जुड़े कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो प्राय दोहराव और अकुशलता का कारण बनते हैं। ANRF इन समस्याओं का समाधान करके भारत के अनुसंधान पारितंत्र को अधिक संगठित और प्रभावी बनाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने संयुक्त गतिविधियों के लिए कार्य योजना अपनाई। हाल ही में आयोजित पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद GCC की संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में रणनीतिक वार्ता के लिए संयुक्त कार्य योजना 2024-2028 को अपनाया गया। सबसे पहले खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इसे 1981 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में स्थित है। इस परिषद का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच उनके साझा उद्देश्यों और उनकी समान राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एकता स्थापित करना है।
अब इस मंत्री स्तरीय बैठक के मुख्य निष्कर्षों पर भी एक नजर डालते हैं। संयुक्त कार्य योजना 2024 से 2028 के तहत स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ऊर्जा, संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त गतिविधियों का संचालन किया जाएगा और आपसी सहमति के आधार पर भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा भारत ने GCC के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए 3 P's यानी पीपल्स, प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस फ्रेमवर्क की पुष्टि की। गाजा में चल रहे मानवीय संकट पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण सैद्धांतिक और तर्कयुक्त रहा है और किसी भी प्रतिक्रिया में हमेशा मानवीय कानून के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इसी के साथ खबर के आखिर में भारत GCC संबंधों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला भारत GCC राजनीतिक संवाद 2003 में आयोजित किया गया था। वर्तमान में भारत की सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ रणनीतिक साझेदारी है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और GCC के सदस्य देशों के बीच 161.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का 7वां सबसे बड़ा स्रोत है। लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी GCC देशों में रहते हैं। ये कुल अनिवासी भारतीयों यानी NRIs का 66% है। 2020-2021 में भारत को कुल विप्रेषण का लगभग 30% हिस्सा GCC सदस्य देशों से प्राप्त हुआ था और GCC देश भारत के तेल आयात में 35% और गैस आयात में 70% का योगदान करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। I4C की 4 प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के स्थापना दिवस समारोह पर इसके तहत 4 नई पहलों का शुभारंभ किया। ये पहलें साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई को और अधिक मजबूत, प्रभावी व सफल बनाने के लिए शुरू की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू भी बन गई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय विकसित करने के लिए 2018 में I4C योजना को मंजूरी दी गई थी और इसे 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस मौके पर 4 महत्वपूर्ण पहलें भी शुरू करी गई हैं। पहली है साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र CFMC। इसे ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य त्वरित कार्रवाई और निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करना है। CFMC कानून को लागू करने में सहकारी संघवाद के एक उदाहरण के रूप में काम करेगा। दूसरा है साइबर कमांडोज कार्यक्रम। देश में साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस संगठनों CPOs में प्रशिक्षित साइबर कमांडो की विशेष शाखा स्थापित की जाएगी। तीसरा है समन्वय मंच, संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली। इसकी बात करें तो यह एक वेब आधारित मॉड्यूल होगा जो साइबर अपराधों से जुड़े डेटा संग्रह, डेटा साझाकरण, अपराधों की मैपिंग और डेटा विश्लेषण के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल के रूप में कार्य करेगा। ये पूरे देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक सहयोग और समन्वय मंच के रूप में भी कार्य करेगा। अंत में है साइबर संदिग्ध रजिस्ट्री। इसे वित्तीय इकोसिस्टम की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निर्मित किया जाएगा। इसे बैंकों और वित्तीय मध्यवर्तियों के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP के आधार पर तैयार किया जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि साइबर सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। चलिए जानते हैं कि ये कैसे महत्वपूर्ण है। पहला है बुनियादी ढांचे की सुरक्षा। साइबर हमलों से विद्युत ग्रिड, जल प्रणालियों और परिवहन नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। उदाहरण के तौर पर 2019 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हुए मैलवेयर हमले को देखा जा सकता है, जिसने हमारी महत्वपूर्ण सेवाओं की सुरक्षा की अहमियत को रेखांकित किया। दूसरा है आर्थिक सुरक्षा। व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों को साइबर खतरों से बचाने के लिए यह जरूरी है ताकि देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके। 2017 में हुए WannaCry रैंसमवेयर हमले ने इसकी गंभीरता को उजागर किया, जो वैश्विक स्तर पर वित्तीय नुकसान का कारण बना था। और आखिरी है राष्ट्रीय रक्षा। साइबर सुरक्षा सैन्य संचार, हथियार प्रणालियों और सामरिक महत्व की सूचना प्रणालियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हो गई है। ईरानी परमाणु केंद्रों पर स्टक्सनेट वर्म के हमले को इसके एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।
इस प्रकार के साइबर सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए सुदृढ़ रणनीतियों की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिस्पॉन्सिबल एआई इन मिलिट्री डोमेन REAIM शिखर सम्मेलन ने ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन जारी किया। रिस्पॉन्सिबल एआई इन मिलिट्री डोमेन शिखर सम्मेलन 2024 दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित किया गया था। इसमें मिलिट्री डोमेन यानी सैन्य क्षेत्र में एआई के जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी एक ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन की घोषणा की गई है। REAIM को 2023 के इसके प्रथम शिखर सम्मेलन के साथ शुरू किया गया था। ये सैन्य क्षेत्र में एआई की जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग को सुनिश्चित करने के तरीकों पर सभी हितधारकों के साथ वैश्विक चर्चा का मंच है। ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर एआई का प्रभाव है। सैन्य क्षेत्र में एआई का इस तरह से विकास और उसे इस तरीके से तैनात व उपयोग किया जाना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनी रहे तथा उसमें कोई कमी न आए। इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि एआई के उपयोग से प्रत्याशित और अप्रत्याशित दोनों प्रकार के जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें हथियारों की होड़, गलत अनुमान, तनाव में वृद्धि और संघर्ष का बढ़ जाना शामिल है। सभी कार्यों, विशेषकर उन कार्यों में जो परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए संप्रभु निर्णय के मामले में मानव नियंत्रण और भागीदारी होनी चाहिए। इस संदर्भ में यह लक्ष्य भी है कि एक ऐसा विश्व बने जहां परमाणु हथियारों का अस्तित्व ही ना हो। इसके साथ ही सैन्य क्षेत्र में एआई का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग होना चाहिए। एआई का उपयोग नैतिक और मानव केंद्रित होना चाहिए। साथ ही इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। इनके अलावा कठोर परीक्षण और मूल्यांकन यानी T&E प्रोटोकॉल पर संवाद को भी बढ़ावा देना चाहिए। और तीसरी मुख्य विशेषता है सैन्य क्षेत्र में एआई का भावी गवर्नेंस। इसके गवर्नेंस पर की जाने वाली चर्चा खुली और समावेशी तरीके से होनी चाहिए ताकि सभी दृष्टिकोणों का पूरा ध्यान रखा जा सके। साथ ही एआई के जिम्मेदारी पूर्वक विकास और तैनाती के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान देना होगा ताकि ज्ञान के अंतर को कम किया जा सके। इसी के साथ अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज 2022-23 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में व्यापक तौर पर स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना और मानव संसाधनों के बारे में वार्षिक आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। इसे पहले ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी यानी रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत में 714 जिला अस्पताल और 362 मेडिकल कॉलेज हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण भारत की स्थिति की। स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की बात करें तो 2005 से 2023 के बीच स्वास्थ्य उपकेंद्रों SCs, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHCs और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHCs की संख्या में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में PHCs शुरू किए गए हैं। देश भर में लगभग 32,000 PHCs कार्य कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए भी कुछ प्रयास किए गए हैं। 2005 से 2023 के बीच PHCs में डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों की उपलब्धता लगभग 20,000 से बढ़कर लगभग 32,000 हो गई है। हालांकि इस अवधि में डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों के खाली पदों की संख्या भी लगभग 2 गुनी हो गई है। इसके अलावा कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्वास्थ्य उपकेंद्र अब भी किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी को दर्शाता है। अब बात करते हैं शहरी भारत की। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी कुछ खास संतोषजनक नहीं है। शहरी जनसंख्या के आधार पर तय मानदंडों के अनुसार लगभग 36% शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। हालांकि शहरी जनसंख्या के आधार पर तय मानदंडों के अनुसार आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दिल्ली में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या अधिक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है अवसंरचना का अभाव। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अधिकांश शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं, जो शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी को उजागर करता है। बात करते हैं भारत की लोक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के बारे में। लोक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य सूची का विषय है। साथ ही लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।
भारत की लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली 3 स्तरीय प्रणाली पर आधारित है। देश में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1:834 है, जिसमें एलोपैथी और आयुष दोनों डॉक्टर शामिल हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली के विवरण पर नजर डालें तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के स्तर पर बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHCs ये लगभग 20,000 से 30,000 तक की आबादी को कवर करते हैं। इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र HSC भी शामिल हैं, ये लगभग 3,000 से 5,000 तक की आबादी को कवर करते हैं। अगर माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल के स्तर की बात करें तो इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHCs शामिल हैं, ये लगभग 80,000 से 1,20,000 तक की आबादी को कवर करते हैं। और उप जिला अस्पताल भी माध्यमिक स्तर में शामिल हैं। और अंत में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के स्तर में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल हैं। इसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के अस्पतालों को शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की ओर। हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI के 5 वर्ष पूरे हुए। इस कड़ी में सबसे पहले हिंद प्रशांत महासागर पहल के बारे में विस्तार से समझते हैं। भारत ने IPOI को 2019 में थाईलैंड के बैंकॉक शहर में आयोजित हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS के दौरान लॉन्च किया था। इसे एक खुली, समावेशी व गैर संधि आधारित वैश्विक पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। ये भारत द्वारा 2015 में शुरू की गई क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर पहल की अवधारणा पर आधारित है। IPOI व्यवहारिक सहयोग के जरिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारी बनाकर एक सामुदायिक भावना का निर्माण करने पर केंद्रित है। इस सहयोग के 7 स्तंभ हैं। इसके तहत 1 या 2 देश किसी स्तंभ के लिए नेतृत्व कर सकते हैं, जबकि अन्य इसमें स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें संस्थागत फ्रेमवर्क का अभाव है। ये EAS, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IORA, बिम्स्टेक जैसे मौजूदा क्षेत्रीय समूहों पर निर्भर है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और हिंद प्रशांत महासागर पहल के महत्व को समझते हैं। इसके तहत सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये दृष्टिकोण हिंद प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक वैकल्पिक समाधान प्रदान करता है। यह भारत के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप है। साथ ही ये अन्य वैश्विक पहलों के अनुरूप भी है, जैसे कि AIIPOIP यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव पार्टनरशिप, AOIP यानी आसियान आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक और IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी आदि। हिंद प्रशांत महासागर पहल की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस योजना और एजेंडा तैयार करना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक स्तंभ का नेतृत्व करने वाले देश अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इस योजना में हिंद महासागर के सभी द्वीपीय देशों, पूर्वी अफ्रीकी देशों और खाड़ी देशों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि इसे एक सार्थक और प्रभावी वैश्विक निकाय बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तंभ का नेतृत्व करने वाले देश को अपने संबंधित स्तंभ से जुड़े कार्यों और प्रगति का वार्षिक सारांश प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि पारदर्शिता और निरंतरता बनी रहे। हिंद प्रशांत महासागर पहल के तहत विभिन्न स्तंभों का नेतृत्व अलग अलग देशों द्वारा किया जा रहा है। समुद्री सुरक्षा का नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम और भारत कर रहे हैं, जबकि समुद्री पारिस्थितिकी की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के पास है। फ्रांस और इंडोनेशिया समुद्री संसाधनों का नेतृत्व कर रहे हैं। क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण का काम जर्मनी संभाल रहा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का नेतृत्व भारत और बांग्लादेश मिलकर काम कर रहे हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग का नेतृत्व इटली और सिंगापुर कर रहे हैं, जबकि व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन का नेतृत्व जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में है। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है गाजा पट्टी। हाल ही में इजराइल ने गाजा के खान यूनिस सुरक्षित क्षेत्र पर हमला किया, इसलिए क्षेत्र के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में भूमध्य सागर के किनारे स्थित 140 वर्ग मील में फैला हुआ क्षेत्र है। इसके सीमावर्ती देशों की बात करें तो इसके दक्षिण पश्चिम में मिस्र और उत्तर पूर्व में इजराइल स्थित है। आपको बता दें कि यह फिलिस्तीन के 2 क्षेत्रों में से छोटा वाला भाग है, दूसरा वेस्ट बैंक है। ध्यान देने वाली बात
इस ओर ये भी है कि 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था और अगले 25 वर्षों तक इस क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा था। इसके अलावा 1994 में इजराइल ने ओस्लो समझौते की शर्तों के तहत गाजा पट्टी में सरकारी सत्ता का फिलिस्तीनी प्राधिकरण को चरणबद्ध हस्तांतरण शुरू किया था। यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो ये लेवांत क्षेत्र का एक हिस्सा है। लेवांत क्षेत्र भूमध्य सागर के पूर्वी तट से सटा एक क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु यानी गर्म व अर्ध शुष्क है। यहाँ की प्रमुख फसलें खट्टे फल, खजूर, जैतून आदि हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में संचार साथी पहल की मदद से 1 करोड़ से अधिक फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया विजन के तहत क्षमता निर्माण पहलों के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स प्रोजेक्ट से संबंधित कौशल को बढ़ाना है। हाल ही में चीन और रूस ने संयुक्त नौसेना व वायुसेना अभ्यास नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 की घोषणा की है। इसे जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर में आयोजित किया जाएगा। पैराग्वे नदी का जलस्तर 1 सदी से भी अधिक समय के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये पराना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित स्टार्टअप फर्म रॉकेट स्टार ने प्रोटॉन फ्यूजन प्रोपल्शन इंजन की अवधारणा तैयार की है। इसकी संकल्पना सर्वप्रथम एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1929 में की थी। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने प्रेसवू नामक एक नई आई ड्रॉप को मंजूरी दे दी है। इसे प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु विकसित किया गया है। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि सिद्ध औषधियां किशोरियों में एनीमिया को कम कर सकती हैं। सिद्ध साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। इसका मुख्यतः भारत के तमिल भाषी भागों में तथा दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीयों के बीच प्रचलन है। हाल ही में केरल में कोचीन राजवंश के महानतम शासक सक्तन थुनपुरन की प्रतिमा गिर गई। उन्होंने 1790 से 1805 तक कोचीन रियासत पर शासन किया था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।